चलो शुरू करें। देखो, हम पढ़ रहे थे डिमांड चैप्टर, है ना। डिमांड में हम डिमांड क्या होता है पढ़े, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड पढ़े, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़े। एक छोटा सा टॉपिक खाली रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर 8 पॉइंट था, 5 तो इंडिविजुअल के केस में था और 3 एक्स्ट्रा जो था वो मार्केट डिमांड। क्या क्या था 8 पॉइंट, एक बार फटाफट से बता दो। सबसे पहला था प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, ठीक है। उसका प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। अच्छा, उसमें एक टर्म लिखा था प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट आता है। सब्स्टिट्यूट के केस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इनवर्स रिलेशन होता है। उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम के अंदर 2 कॉमोडिटीज के बारे में पढ़े थे हम, एक नॉर्मल और एक इंफीरियर। नॉर्मल के केस में डायरेक्ट रिलेशन होता है और इंफीरियर के केस में इनवर्स रिलेशन होता है। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़े थे, अगर कॉमोडिटी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है तो डिमांड इंक्रीज होगा। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर पढ़े थे, फ्यूचर में अगर प्राइस चेंज होने का एक्सपेक्टेशन है तो आज डिमांड चेंज हो जाएगा। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज डिमांड बढ़ जाएगा, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो आज डिमांड कम हो जाएगा। फिर मार्केट डिमांड के अंदर 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़े थे, क्या क्या था, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन में अगर साइज ज्यादा है, मतलब जिस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे डिमांड ज्यादा होगा। कॉम्पोजिशन में जिस टाइप का पॉपुलेशन है उस टाइप का प्रोडक्ट का डिमांड होगा, ठीक है। सीजन एंड वेदर, जिस चीज का सीजन या वेदर होगा उसका डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और आखिरी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड ज्यादा होगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड कम होगा। ये हम 8 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। उसी से रिलेटेड है आज का टॉपिक, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और इसके बाद एक और टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। पहला बात करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, पहले देखो डिमांड कर्व में हम पहले पॉइंट ए में थे, अब कहां आ गए हम, पॉइंट बी में। सेम डिमांड कर्व के ऊपर आइदर हम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा डिमांड कर्व नहीं बदला है, हम उसी डिमांड कर्व के ऊपर है, ठीक है। जैसे याद करो इनडिफरेंस कर्व में हम पढ़े थे, इनडिफरेंस कर्व में अगर सेम कर्व में अगर पॉइंट चेंज होता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हायर इनडिफरेंस कर्व में जाते थे तो सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाता था, याद है। वैसे ही यहां पर डिमांड कर्व वही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों डिमांड कर्व के ऊपर है, सेम डिमांड कर्व के ऊपर है, और हमारा सिर्फ पॉइंट बदल रहा है, ए से बी या मान लो बी से ए, ठीक है। कोई भी केस हो सकता है। ये क्यों होता है, ये होता है प्राइस के चेंज होने से। हम 8 फैक्टर्स पढ़े थे, ठीक है। 8 फैक्टर में से सबसे पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी था, उसमें लिखा भी था मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि प्राइस के बदलने से मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। एक ही रीजन है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होने का, वो है प्राइस। सिर्फ प्राइस बदलेगा तभी सेम डिमांड कर्व में हम मूव करेंगे, और बाकी अगर कुछ भी चीज बदल रहा है, मान लो इनकम बदल रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, सीजन वेदर बदल रहा है, कोई भी बाकी 7 फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर में चेंज आ रहा है, तो फिर हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा, जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्लियर है बात। ये क्यों होता है, ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। तो एक फैक्टर जो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी है, उसमें अगर कोई भी मतलब प्राइस में अगर कोई भी चेंजेस आता है तो हमारा डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, हमारा सिर्फ पॉइंट चेंज होता है। आइदर पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से बी, बी से ए, सेम डिमांड कर्व के ऊपर हम लोग रहेंगे। लेकिन अगर प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स चेंज हो रहा है, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो, 7 फैक्टर में से कोई भी फैक्टर हो, तो उसके वजह से हमारा डिमांड कर्व पूरा का पूरा बदल जाता है। देखो शिफ्ट इन डिमांड कर्व का एग्जांपल देखो, हम पहले पॉइंट ए में थे, अब हम कहां आ गए, पॉइंट बी में। जो पॉइंट बी है वो एक अलग ही डिमांड कर्व के ऊपर है, पहले वाले डिमांड कर्व में है ही नहीं, वो दूसरे डिमांड कर्व के ऊपर है, ठीक है। तो 2 केसेस पढ़ेंगे,
पहला मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्यों होता है वो? प्राइस के बदलने से होता है। प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, रिलेटेड गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बदलेगा तो नहीं होगा, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी अगर चेंज होगा तभी मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होगा, ठीक है। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्यों होता है? प्राइस को छोड़कर आगे बाकी सातों फैक्टर्स में से किसी में भी चेंज आता है तो उसकी वजह से मूवमेंट उसकी वजह से शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। क्लियर है बात? तो आ जाओ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो हम एक डिमांड कर्व बनाए, चलो इसी में एग्जांपल तो दिया, इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, पहले हम कहाँ थे? पॉइंट ए में थे। पॉइंट ए का मतलब है प्रोडक्ट का प्राइस कितना था? 20 रुपीज, और हम कितना यूनिट खरीदते थे? 100 यूनिट खरीदते थे। अच्छा, प्राइस अगर फॉल करके 18 हो जाएगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो प्राइस जब फॉल करके 18 या 15 हो गया तो डिमांड हमारा इंक्रीज होकर कितना हो गया? 150 हो गया। तो हम पॉइंट ए में थे पहले, अब कहाँ आ गए? पॉइंट बी में आ गए, ठीक है। वैसे ही अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो, मान लो हम पहले पॉइंट बी में थे, पहले हम पॉइंट बी में थे, प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज होकर कितना हो गया? 20, पहले 15 रुपीज प्राइस था, 150 यूनिट का डिमांड था, प्राइस इंक्रीज होकर 20 हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा। तो डिमांड 150 यूनिट से कम होकर कितना आ गया? 100 यूनिट में आ गया। हम तो पॉइंट बी से कहाँ आ गए? पॉइंट ए में आ गए। तो दोनों ही रीजन में प्राइस चेंज हो रहा है, पहले कौन चेंज हो रहा है? प्राइस, ठीक है। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर चेंज आ रहा है, ठीक है। और एक ही फैक्टर है जिसमें मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होगा, वो है प्राइस। जब तक प्राइस नहीं बदलेगा हम सेम कर्व में मूव नहीं कर सकते। प्राइस को छोड़कर अगर कुछ और बदल रहा है तो उस केस में क्या होगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एक एग्जांपल ले लेते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व का। मान लो ये डिमांड कर्व है डी, मैं पहले यहां था, 20 रुपए प्राइस था, 100 यूनिट डिमांड था, ठीक है। ये ओरिजिन है, इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी है। मैं पहले पॉइंट ए में था। अगर प्राइस चेंज होगा क्या होगा वो तुम देख चुके हो, ठीक है। मान लो प्राइस चेंज नहीं हुआ अब की बार इनकम चेंज हो गया, मेरा इनकम इंक्रीज हो गया। पहले मैं 1000 रुपए कमाता था, अब मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। और ये एक नॉर्मल कॉमोडिटी है, तो नॉर्मल कॉमोडिटी है तो उसका डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ जाएगा। क्या प्राइस चेंज हुआ है? नहीं, सिर्फ क्या बढ़ेगा? क्वांटिटी। तो मैं सिर्फ क्वांटिटी को बढ़ा देता हूं। मान लो 100 यूनिट से इंक्रीज होकर क्वांटिटी 150 यूनिट हो गया, प्राइस तो वही रहेगा। हम कहाँ आ गए? पॉइंट बी में आ गए, ठीक है। हम कहाँ आ गए? पॉइंट बी में, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा है, प्राइस एज इट इज है। प्राइस भी चेंज होता तो हम डिमांड कर्व के ऊपर ही रहते, लेकिन इस केस में क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा है, प्राइस वही है, इनकम बढ़ा है। बोलो। हाँ देखो, अभी क्या हुआ? इनकम पहले मेरा 1000 रुपए था, अब इनकम कितना हो गया? नॉर्मल कॉमोडिटी के केस में इनकम बढ़ने से क्या होता है? डिमांड बढ़ जाता है। हम मेरा पहले डिमांड कितना था? 100 यूनिट था, प्राइस कितना था? 20 रुपीज था, या पहले मान लो 10,000 इनकम था, ठीक है। 100 यूनिट था और 20 रुपए क्वांटिटी का प्रोडक्ट का प्राइस था। मैं पॉइंट ए में था, अब मेरा इनकम 10 टाइम्स बढ़ गया, 10,000 से इंक्रीज होकर 1 लाख हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। मान लो क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट से बढ़कर 150 यूनिट हो गया, ठीक है। क्या प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी चेंज हुआ है? प्राइस तो अभी भी वही है, 20 रुपए का 20 रुपए, क्योंकि चेंज क्या हुआ था? इनकम चेंज हुआ था, प्राइस तो चेंज हुआ नहीं था। तो नया पॉइंट बनाते हैं, नया पॉइंट कहाँ आएगा? पॉइंट बी आएगा, जो कि सिर्फ क्वांटिटी चेंज को दिखा रहा है, प्राइस वही 20 का 20 है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? एक नया डिमांड कर्व बनाएंगे। दिस इज अ न्यू डिमांड कर्व D1, ये एक नया डिमांड कर्व। बात समझ में आया? तो अब देखो क्या हो रहा है इस केस में, पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। पहले हम डी डिमांड कर्व में थे पॉइंट ए में, अब हम पॉइंट बी में आ गए, जो कि पूरा का पूरा एक नए डिमांड कर्व के ऊपर है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये क्यों होता है? जब प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स में चेंजेस आता है, ठीक है। प्राइस में अगर चेंजेस आएगा तो हम सेम डिमांड कर्व के ऊपर मूव करेंगे, पॉइंट ए से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, कहीं भी मूव कर सकते हैं।
लेकिन प्राइस को छोड़कर अगर बाकी फैक्टर्स में चेंज आ रहा है तो उस केस में डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, या तो राइट साइड शिफ्ट होगा या तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। राइट साइड इस केस में हुआ क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुआ था। अगर मेरा इनकम 10,000 से कम होकर 5,000 हो जाता तो डिमांड कम हो जाता। डिमांड अगर कम होता तो नया डिमांड कहां पर आता, तो मैं क्या करता, यहां पर एक नया डिमांड कर्व बनाता, D2 D2। बात समझ में आया? तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। तो आइदर राइट साइड शिफ्ट होता है या लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। राइट साइड तब शिफ्ट होता है जब डिमांड इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है जब डिमांड डिक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर है बात? प्राइस क्यों डिक्रीज होगा, हम तो बात किए ना, एक बार में एक ही फैक्टर बदलेगा। ठीक है, हमेशा याद रखो 8 फैक्टर में से एक बार में कोई एक ही फैक्टर को चेंज करना है। तुम एक साथ 2-3 फैक्टर चेंज कर दोगे तो पूरा का पूरा डायग्राम कुछ और हो जाएगा। डिमांड वही रहेगा जो 20 रुपए से उसकी जगह 18 रुपए 80 रुपए। तो डिमांड सेम कैसे रहेगा? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर मान लो 20 रुपए का प्रोडक्ट था, अगर उसका प्राइस 18 रुपए हो गया तो डिमांड पहले अगर 100 यूनिट था तो अब वो बढ़ जाएगा, है ना। लॉ ऑफ डिमांड पढ़े ना, प्राइस कभी भी कम होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वो तो होगा ही होगा, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होना ही होना है। ठीक है, तो वो तो केस हम पढ़े। जैसे यहां पर देखो, चलो फिर से एक बार देखते हैं। 100 यूनिट 20 रुपए पॉइंट ए, तुम बोल रहे हो प्राइस 18 रुपए हो गया। ठीक है, तो प्राइस अगर 18 रुपए हो गया तो डिमांड कहां जाएगा, पॉइंट बी में चलेगा। डिमांड इंक्रीज होना ही होना है। मान लो 120 यूनिट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो हो गई, प्राइस कम होने से तो डिमांड इंक्रीज होता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। ठीक है, अगर नहीं हो तो, जैसे कि हम बात करें मेडिसिन का केस में, तब क्या करेंगे? मेडिसिन में ऐसा थोड़ी होता है प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज हो जाता है, मेडिसिन में तो सेम रहता है। पढ़े थे हम लास्ट क्लास में कुछ एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन में पढ़े थे हम लोग लग्जरी गुड्स या फिर गुड्स ऑफ स्टेशन, जो दिखावा करने वाला गुड्स था, नेसेसिटी प्रोडक्ट्स था। ठीक है, ये सारे कॉमोडिटी के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो क्या करेंगे उस केस में? कांस्टेंट रख दें। कैसे बनाएंगे डायग्राम? प्राइस कम हो गया लेकिन डिमांड उतना का उतना, उसका डिमांड कर्व ऐसा नहीं होगा, उसका डिमांड कर्व कुछ और होगा। ठीक है, जो कि तुम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ो। चैप्टर नंबर 4 में ना 5 वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व है। यहाँ पर एक वैरायटी है डिमांड कर्व का, जो कि हम देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में जब तुम जाओगे वहां पे 5 वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व पढ़ोगे। उसमें एक वैरायटी ऐसा है कि डिमांड कर्व प्राइस चाहे तुम कितना भी बदल लो, डिमांड कर्व एज इट इज रहेगा, सेम, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। वो डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता है, दिस इज डिमांड कर्व। 100 यूनिट डिमांड होना है मतलब 100 ही होगा, चाहे प्राइस 5 रुपए हो, चाहे प्राइस 10 रुपए हो, चाहे प्राइस 1000 रुपए हो, डिमांड जो रहना है वही रहेगा। ये होता है नेसेसरी मेडिसिन के केस में। मेडिसिन का डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बाकी नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व जो हम बनाए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये वाला कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो वो चैप्टर 4 का टॉपिक है, वहां पर जाकर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होता है? जब प्राइस में चेंजेस आता है। और शिफ्ट कब होता है? जब प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स में चेंजेस आता है, तब शिफ्ट होता है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है। अब आते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट का ना बहुत सारा नाम है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पहला नाम, दूसरा नाम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखना क्वांटिटी वर्ड कहां पर यूज होता है? क्वांटिटी वर्ड को हमेशा हम यूज करते हैं जब प्राइस चेंज होता है। अगर किसी भी चीज का प्राइस नहीं चेंज हो रहा है तो हम उसको सिर्फ चेंज इन डिमांड लिखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी वर्ड कब यूज करोगे? ओनली प्राइस के केस में यूज करोगे। डिमांड से पहले जो क्वांटिटी वर्ड लगा है ना, देखो यहां पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लिखा है। क्वांटिटी वर्ड यूज ही होता है पूरे इकोनॉमिक्स में। क्वांटिटी तभी यूज होता है जब प्राइस होता है। अब ये तुम डिमांड चैप्टर पढ़ो, सप्लाई में जाकर फिर पढ़ोगे कि जब तक प्राइस में इंपैक्ट नहीं आएगा तब तक हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई नहीं बोलेंगे, उसको चेंज इन सप्लाई बोलेंगे। क्वांटिटी वर्ड लगाते ही तभी है जब प्राइस में चेंज आता है। ठीक है, तो पूरे इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना क्वांटिटी वर्ड कब यूज होगा? जब उसके साथ प्राइस पर इंपैक्ट आ रहा है। अगर प्राइस पर इंपैक्ट नहीं है तो क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टली चेंज इन डिमांड बोलेंगे या चेंज इन सप्लाई बोलेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कब बोलेंगे? जब प्राइस पर चेंज आ रहा है।
ठीक है, तो दूसरा नाम हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तीसरा नाम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज नहीं किया जाता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब जो बढ़ना, इंक्रीज होना। एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज मत लिखना लेकिन, ठीक है, इंक्रीज नहीं होता। एक्सपैंड करना मतलब बढ़ना, लेकिन उसको इंक्रीज वर्ड नहीं लिख सकते क्योंकि इंक्रीज वर्ड यूज होता है नेक्स्ट केस में, इसके बाद वाले केस में यूज होता है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या नाम है? एक्सपैंड करना। ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। तीसरा नाम था एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, चौथा नाम था अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। अभी नाम खत्म नहीं हुआ और है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट का कितना सारा नाम है। पहला नाम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, दूसरा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तीसरा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, चौथा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, और भी एक दो नाम है, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पहले आते हैं, यहां पर आ जाओ। एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा। जब प्राइस किसी कमोडिटी का फॉल करेगा तो डिमांड एक्सपैंड करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन इन डिमांड। मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, अच्छा, इसका नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। या तो हम इसको एक्सटेंशन इन डिमांड बोलते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, जो पढ़े हम लोग ऊपर। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या इंक्रीज, या फिर हम लोग उसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटी वर्ड यूज किया हुआ है। क्वांटिटी क्यों यूज किया हुआ है? क्वांटिटी बिकॉज प्राइस है। रीजन क्या है? प्राइस। प्राइस को छोड़कर अगर अदर फैक्टर्स रीजन होता तो वहां पर क्या लिखा होता? इंक्रीज इन डिमांड लिखा होता, क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखा होता। ठीक है, अब बताओ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब प्राइस चेंज होता है। प्राइस के केस में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। इंक्रीज डिक्रीज कब होता है? जब प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स चेंज होता है सेम ही चीज। एक्सपेंशन बोलो या इंक्रीज बोलो बात बराबर है, कॉन्ट्रैक्शन बोलो या डिक्रीज बोलो बात बराबर है, लेकिन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन स्पेसिफिकली यूज किया गया है जब प्राइस पर इंपैक्ट आता है, और इंक्रीज डिक्रीज यूज किया गया है जब प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स पर चेंज आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पूछा है तो क्या लिख कर आओगे? सिर्फ प्राइस वाला फैक्टर लिख कर आना है। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व वाला। क्लियर? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन पूछा है तो, अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज पूछा है तो शिफ्ट वाला लिख कर आना है, शिफ्ट वाला केस लिख कर आना जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड बोला है तो शिफ्ट वाला, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड बोला है तो प्राइस। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना है। क्वांटिटी वर्ड यूज किया है तो प्राइस का लिखना है, क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं किया है तो शिफ्ट वाला केस लिखना है। अगर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोला है तो शिफ्ट वाला केस लिखना है, इंक्रीज डिक्रीज बोला है तो शिफ्ट वाला केस लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? जब प्राइस इंक्रीज होता है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये तो पढ़ ही लिए थे हम लोग अभी। जब प्राइस कम होगा तो एक्सपैंड होगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, शिफ्ट इन डिमांड का, इसका भी बहुत सारा नाम है। देखो क्या क्या नाम है, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट। अच्छा, दो नाम तो ऊपर ही है। पहला नाम शिफ्ट इन डिमांड कर, दूसरा चेंज इन डिमांड। उसका क्या नाम था? मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, और दूसरा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहां पर क्या नाम है? चेंज इन डिमांड। ठीक है, उसके बाद दो तीन नाम और है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तीसरा नाम हो गया राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। चौथा नाम आउटवर्ड शिफ्ट और इनवर्ड शिफ्ट, ये चौथा नाम है ये। पांचवा नाम फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट, और छठवां नाम अपवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट।
ठीक है, कोई भी नाम से क्वेश्चन आए यही कॉन्सेप्ट को लिख कर आना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, नाम में कंफ्यूजन होता है, ये वाला पूछा होता है हम वो लिख देते हैं, वो पूछा होता है हम ये लिख देते हैं। हाँ, डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो जब जौन सा नाम से क्वेश्चन पूछेगा वही कॉन्सेप्ट को लिखना है। जब शिफ्ट वाला केस पूछा है शिफ्ट लिखना है, जब मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पूछा है मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व लिखना है। ठीक है, अब बताओ मुझे, अगर राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट पूछा है तो क्या लिखेंगे? शिफ्ट, उसमें तो नाम में लिखा है शिफ्ट। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, प्राइस वाला, चेंज इन डिमांड शिफ्ट, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहाँ लिखते हैं? प्राइस। चेंज इन डिमांड किस में लिखेंगे? शिफ्ट वाला केस में। मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व प्राइस, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व शिफ्ट वाला केस। ठीक है, हो जाएगा, अब इजी है बहुत। ठीक है, आ जाओ डिमांड कर्व को शिफ्ट करके देखते हैं। हम पहले पॉइंट ए में थे, पॉइंट बी में चले गए। पॉइंट बी में क्यों चले गए? बिकॉज बाकी फैक्टर्स में चेंजेस आया, चाहे वो इनकम में चेंज हो, चाहे वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हो, चाहे वो सीजन वेदर में चेंज आया हो, किसी चीज में भी चेंज आया, लेकिन प्राइस वही का वही है, 20 रुपए का 20 रुपए। हमेशा ध्यान रखना, एक बार में एक ही फैक्टर को चेंज करना है। जैसे सीजन एंड वेदर आ गया, अभी रेनी सीजन आ गया, तो रेनी सीजन में अम्ब्रेलास का डिमांड बढ़ जाएगा, तो उसके वजह से डिमांड कर शिफ्ट हो जाएगा, तुम बोलोगे प्राइस भी तो बढ़ जाएगा। तो हम एक साथ दो फैक्टर को कभी भी चेंज नहीं करते, हम एक बार में एक ही फैक्टर को चेंज करते हैं। या तो तुम प्राइस चेंज करो, पहले उसका इंपैक्ट स्टडी कर लो, उसके बाद सीजन एंड वेदर का इंपैक्ट स्टडी करो। ठीक है, दो अलग अलग करो, दो अलग अलग डायग्राम बनाओ। एक ही डायग्राम में कभी भी दो चीजों का इंपैक्ट हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। तो अगर हम सीजन एंड वेदर देख रहे हैं तो मानकर चलेंगे प्राइस कांस्टेंट है, अगर हम प्राइस चेंज कर रहे हैं तो मानकर चलेंगे बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो एक बार में एक ही फैक्टर चेंज होगा। ठीक है, एक साथ दो फैक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये वाला केस है, 20 रुपए का प्राइस है, 100 यूनिट का डिमांड है। मान लो सीजन एंड वेदर आ गया, डिमांड इंक्रीज हो गया, 150 हो गया, लेकिन सीजन एंड वेदर आने से प्राइस भी तो बढ़ जाता है, किसी जैसे अम्ब्रेला का प्राइस भी तो इंक्रीज हो गया। तो इस डायग्राम में हम दोनों फैक्टर को स्टडी नहीं कर पाएंगे, सीजन एंड वेदर की वजह से डिमांड में क्या इंपैक्ट आया और प्राइस की वजह से डिमांड में क्या इंपैक्ट आया। हम एक बार में एक ही फैक्टर को स्टडी करेंगे, कोई भी एक फैक्टर, चाहे वो तुम प्राइस का ले लो या फिर सीजन एंड वेदर ले लो। अगर तुम्हें दोनों स्टडी करना है तो दो अलग अलग डायग्राम बनाओ, प्राइस वाला अलग बनाओ, सीजन एंड वेदर वाला अलग बनाओ। ठीक है, तो एक बार में एक ही फैक्टर को चेंज करना है। क्लियर है बात? ठीक है, देखो इंक्रीज इन डिमांड कब होता है? इंक्रीज, इंक्रीज कब होगा? फिर प्राइस, प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स में चेंजेस आएगा। सातों फैक्टर्स में से सबसे पहला डिमांड इंक्रीज कब होगा? इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री में बताओ डिमांड इंक्रीज कब होगा? जब प्राइस डिक्रीज होगा, ऑपोजिट कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारा डिमांड इंक्रीज होगा, और सब्स्टिट्यूट में ऑपोजिट वाले का जब प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा डिमांड इंक्रीज होगा। उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर में डिमांड कब इंक्रीज होगा? अगर नॉर्मल गुड्स है तो जब इनकम इंक्रीज होगा, अगर इंफीरियर गुड्स है तो जब इनकम डिक्रीज होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में जब कॉमोडिटी कंज्यूमर को टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब अभी ट्रेंड पर है, अभी फैशन पर है वो कॉमोडिटी, तो उस केस में डिमांड इंक्रीज होगा। फ्यूचर प्राइस में एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस, अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो हमारा डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में कहाँ बोले प्राइस इंक्रीज होगा? फ्यूचर प्राइस ना, आज का प्राइस नहीं देखना सर। 7-8 फैक्टर्स है, उसमें से जो पहला फैक्टर है वो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी है। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी मतलब आज का प्राइस। ठीक है, आज का प्राइस का क्वांटिटी पर क्या इंपैक्ट होगा। फ्यूचर का प्राइस को हम देख सकते हैं, जो वो अदर फैक्टर्स है, 8 फैक्टर्स पढ़े थे हम लोग। ठीक है, उसमें से 5वां फैक्टर था एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। तो फ्यूचर का प्राइस का इंपैक्ट ये अदर फैक्टर्स में आता है। करंट प्राइस को हम लोग सिर्फ नहीं लेंगे, आज का प्राइस में चेंजेस जो है वो नहीं लेंगे हम लोग। कौन सा प्राइस? हाँ, ये तो डायग्राम आज का देगा ना। अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है तो आज डिमांड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन डायग्राम जो बना हुआ है प्राइस, ये जो है ये तो आज ही का प्राइस है।
ठीक है, 20 रुपए जो है ये तो आज ही का प्राइस है। ठीक है, देखो, अच्छा, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में कम होगा तो डिमांड कम होगा, तो इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में कुछ ऐसा चेंज आएगा कि हमारे कॉमोडिटी के यूजर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सीजन एंड वेदर तो पता है, अगर कॉमोडिटी का सीजन वेदर आ गया तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो हमारे कॉमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इंक्रीज होने के लिए हमारे पास 7 अलग अलग फैक्टर्स हैं और डिक्रीज होने के लिए भी 7 अलग अलग फैक्टर्स। ठीक है, देखो, increase in demand refers to rise in demand of a commodity caused due to any other factor। कौन सा any other factor? any one of the 7 factors। पहला वाला को छोड़कर बाकी 7 फैक्टर्स में से किसी में भी चेंज आ रहा है, प्राइस को छोड़कर, अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस का, कॉमोडिटी का खुद का प्राइस को छोड़कर बाकी 7 फैक्टर्स में कहीं भी चेंज आ रहा है तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर हमारे जैसे अगर मान लो 2 साइड होता है ना, इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज होगा, तो वही 7 फैक्टर की वजह से या तो डिमांड डिक्रीज हो सकता है, वही 7 फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज हो सकता है। सीजन चला गया, रेनी सीजन के बाद विंटर आ गया तो अम्ब्रेला का डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। विंटर सीजन के बाद समर आ गया तो विंटर में जो वुलन क्लॉथेस होता है उसका डिमांड ऑटोमेटिकली समर्स में कम हो जाएगा। ठीक है, देखो, डिक्रीज इन डिमांड वही है, डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी कॉस्ट ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी को छोड़कर बाकी किसी फैक्टर में कोई भी चेंजेस आ रहा है तो उसकी वजह से डिमांड हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा, तुम बताना क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होगा या शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा। ठीक है, मेरा इनकम इंक्रीज हो गया, नॉर्मल गुड्स के केस में कौन से साइड शिफ्ट होगा ये भी बताना है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड मतलब इंक्रीज होना, लेफ्टवर्ड मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, इनकम इंक्रीज हो गया नॉर्मल गुड्स के केस में, राइटवर्ड। इनकम इंक्रीज हो गया इंफीरियर गुड्स के केस में, लेफ्टवर्ड। ठीक है, फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो आज डिमांड इंक्रीज हो गया तो आज डायग्राम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। चाय का प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हो गया, फिर वही बात हुआ, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होगा ना। चाय का प्राइस कम हुआ है, चाय का प्राइस कम हुआ है तो ये कौन सा केस है, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व वाला केस है। ठीक है, बताओ ऊपर की तरफ मूव करेंगे या नीचे की तरफ मूव करेंगे, प्राइस इंक्रीज हुआ है ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सेम डिमांड कर्व में हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे क्योंकि प्राइस में चेंज आया है, खुद का प्राइस में, वो भी आज का प्राइस में। तो टी का प्राइस अगर 10 रुपए से 20 रुपए हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा, इसकी वजह से हम सेम कर्व में ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, डिमांड बढ़ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, प्राइस कम हो गया, फिर वही बात, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, प्राइस कम हुआ है, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व में किधर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, हाँ तो डिमांड तो बढ़ेगा, लेकिन हम सेम कर्व में रहेंगे ना। केस नंबर 1 देखो, प्राइस में जब भी इंपैक्ट आता है तो क्या होता है, एक ही कर्व में या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ जाते हैं। जब प्राइस में चेंज आता है, प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर में चेंज आता है तब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। ठीक है, इसमें भी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, प्राइस जब कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, लेकिन कर्व जो है वो सेम कर्व में ऊपर या नीचे की तरफ जाओगे तो। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अच्छा, ये बॉक्स को फिलअप कर सकते हो तुम, मीनिंग दोनों का दिया हुआ है ऊपर, देख कर लिखोगे। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व और न्यू डिमांड कर्व। रीजन क्यों होता है, ड्यू टू प्राइस और ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस को छोड़कर एनी फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस को छोड़कर बाकी किसी भी फैक्टर में चेंज आएगा तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा। ठीक है, अब आ जाओ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री,
इसका छोटा मोटा कुछ रिलेशनशिप दिया हुआ है यहाँ पर, वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये डिमांड कर्व देखो तो सही है, ये डिमांड कर्व क्या, ये डिमांड कर्व ठीक है? अभी तक जो हम पढ़े, क्या गलती है इस डिमांड कर्व में? वेरी गुड, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। अभी तक हम जितना भी डिमांड कर्व पढ़े, हर बार क्या था वो? डाउनवर्ड स्लोपिंग था। ये क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन अभी तक जो हम डिमांड कर्व पढ़े, उसमें अगर मान लो मैं डिमांड बना रहा हूं, तो प्राइस और क्वांटिटी जो रहता है वो एक ही कॉमोडिटी का रहता है। अगर मैं मान लो स्टडी कर रहा हूं अम्ब्रेला का प्राइस, तो एक्स एक्सिस में अम्ब्रेला का क्वांटिटी होता है, वाई एक्सिस में अम्ब्रेला का प्राइस होता है। तो दोनों तरफ अम्ब्रेला का ही होता है, एक तरफ क्वांटिटी एक तरफ प्राइस, ठीक है। यहां पर क्या है देखो, एक तरफ टी है एक तरफ कॉफी है, सेम कॉमोडिटी नहीं है, इस वजह से डिमांड कर्व अलग है। डिमांड कर्व नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये हम पढ़े हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और डिमांड कर्व जब भी बनाते हैं हम, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी बनाते हैं, वाई एक्सिस में प्राइस बनाते हैं। ये एक ही कॉमोडिटी का बनाते हैं। चाहे अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं तो अम्ब्रेला के बारे में, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग एक्स एक्सिस में क्वांटिटी लिखते हैं, वाई एक्सिस में प्राइस लिखते हैं। लेकिन सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दो स्पेशल केसेस है, क्योंकि सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हम लोग हमेशा क्रॉस रिलेशन देखते हैं। हम सेम कॉमोडिटी का स्टडी नहीं करते, हम दो कॉमोडिटी के बारे में स्टडी करते हैं, इस वजह से इसका डायग्राम अलग होता है थोड़ा, ठीक है। सब्सटीट्यूट केस में डायग्राम अलग होगा, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में डायग्राम अलग होगा। क्योंकि सब्सटीट्यूट के केस में एक तरफ क्या है? डिमांड फॉर टी है, मतलब एक तरफ टी का क्वांटिटी है, तो दूसरी तरफ कॉफी का प्राइस है। टी का प्राइस नहीं है, कॉफी का प्राइस है, ठीक है, प्राइस ऑफ कॉफी। इस वजह से डिमांड कर्व जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, नहीं तो नॉर्मली डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब भी टी एंड कॉफी में हम पढ़े हैं, टी कॉफी, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होगा तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोग कॉफी पीना बंद करके टी पीना शुरू कर देंगे, तो टी का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो वही देखो, पहले प्राइस था, क्वांटिटी, प्राइस था मान लो 10 रुपए, क्वांटिटी था 500 यूनिट्स ऑफ। जब कॉफी का प्राइस 10 रुपए था तो टी कितना बिकता था? 500 यूनिट बिकता था। जब कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया, 20 रुपए हो गया, तो लोग कॉफी पीना छोड़कर क्या पीने लगे? चाय पीने लगे। तो चाय का डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज होकर 2000 यूनिट्स हो गया, ठीक है, या 1000 यूनिट, जो भी इंक्रीज हो गया, 500 यूनिट से इंक्रीज हो गया। क्लियर है बात? इस वजह से डिमांड कर्व क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? अपवर्ड स्लोपिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री के केस में देखें, कॉम्प्लीमेंट्री में भी देखो ध्यान से, एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ प्राइस ऑफ शुगर। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स होने के कारण डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अब देखो, जब भी प्राइस ऑफ ये शुगर, हाँ यहाँ तो इनवर्स रिलेशन है, यहाँ इनवर्स ही है। अगर टी का मान लो प्राइस इंक्रीज हो जाता है या शुगर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, टी और शुगर कॉम्प्लीमेंट्री है, डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि वो चीज वो फूड में यूज होता है। हाँ, टी का अगर प्राइस मान लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो टी का डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर टी का डिमांड कम हो जाएगा तो शुगर का डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या रिलेशन आया? इनवर्स रिलेशन आया, ठीक है। तो वैसे ही शुगर के साथ टी का भी रिलेशन है, दोनों में वही आएगा, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ शुगर जब इंक्रीज हो गया तो टी का डिमांड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। टी का डिमांड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्लियर है? चलें आगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स वर्सेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा देखो, ये जो है ना, इसमें खाली इतना ही मार्किंग कर लो, मोर देन सफिशिएंट। डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड कॉफी, जो कि हम पहले भी डेफिनेशन पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद डायग्राम, सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम, और ये साइड में देखो लिखा हुआ है क्या चेंज हो रहा है। बस ये इधर जो पैराग्राफ लिखा है ना, वो मत पढ़ो,
कोई फायदा नहीं है, इतना ही मार्किंग कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। डायग्राम याद रखना है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम, और साइड में डायग्राम का छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है 2 लाइन का, बस उतना। सेम कॉम्प्लीमेंट्री के केस में कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम, और साइड में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है वो, बस। ठीक है, एग्जाम में ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन बस मोर देन सफिशिएंट है। डायग्राम बना दो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग लिख दो, डायग्राम बना दो, छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख लो, 5 मार्क का भी क्वेश्चन होगा तो फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 5 में हालांकि आएगा नहीं, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट के बीच का डिफरेंस, मीनिंग लिख लोगे। नेचर ऑफ डिमांड, अच्छा नेचर ऑफ डिमांड को एक बार हम ना स्किप करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हम अभी तक पढ़े नहीं है, पूरा चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है नेचर ऑफ डिमांड का टॉपिक। ठीक है, रिलेशन, सब्स्टिट्यूट के केस में क्या रिलेशन होता है, और ये इनडायरेक्ट और इनवर्स है। एग्जांपल लिख सकते हो, टी एंड कॉफी और टी एंड शुगर। ठीक है, नेचर ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारा टाइप्स ऑफ डिमांड होता है जो कि हमारे चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, डेराइव डिमांड, ऐसा करके बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, 8-9 टॉपिक है, वो जब पढ़ेंगे तब फिर हम इसको फिलअप करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक चैप्टर में स्किप कर दिया। ठीक है, कोई बात, मार्केट कोई बात। डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। तुम मुझे बताओ, अमरेला का प्राइस अगर चेंज होगा तो मोबाइल फोन के डिमांड पर क्या इंपैक्ट आएगा? कुछ आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज बोथ गुड्स आर अनरिलेटेड। टी एंड कॉफी रिलेटेड है, टी एंड शुगर रिलेटेड है, लेकिन अमरेला और मोबाइल फोन नॉट रिलेटेड। तो कोई भी 2 कॉमोडिटी जो अनरिलेटेड होता है, उस केस में एक का प्राइस अगर चेंज होता है तो दूसरे के डिमांड पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। जिस गुड्स का कोई लेना देना नहीं है, उस गुड्स के प्राइस से डिमांड पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस डिमांड क्या होता है? क्रॉस डिमांड कौन से केस में हम क्रॉस डिमांड चेक करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट के केस में होता क्या है क्रॉस डिमांड? एक का प्राइस, दूसरे का डिमांड। डेफिनेशन पढ़ लो, क्रॉस डिमांड रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी का डिमांड और उसके रिलेटेड कॉमोडिटी का प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है, क्रॉस डिमांड 2 ही केस में हो सकता है, या तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में या तो सब्स्टिट्यूट के केस। ठीक है, आइदर इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्रॉस डिमांड पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? तुम्हें पता है ऑलरेडी। पॉजिटिव कब होता है? सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है? डायरेक्ट होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स केस में नेगेटिव होता है या इनवर्स होता है, वही लिखा है। क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड क्रॉस डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये सब हम ना स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, इसीलिए हमको इतना टाइम लगा था। ये सब कुछ जो बुक में बाद में दिया है, हम चैप्टर के स्टार्टिंग में जब कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट पढ़े तब हम लोग एग्जाम्पल लेकर सब समझ लिए थे, कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। तो अभी वही, इसीलिए अभी टाइम बच रहा है, क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रॉस डिमांड पॉजिटिव कब होता है? सब्स्टिट्यूट के केस में। नेगेटिव कब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री के केस। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारा, टी एंड कॉफी के केस में पॉजिटिव होता है और टी एंड शुगर के केस में नेगेटिव होता है। ठीक है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड, ये किसी काम का नहीं है, इसको स्किप करो। ठीक है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड को छोड़ दो। चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगेन सब्स्टिट्यूट का फिर एक डायग्राम आ गया। एक डायग्राम अभी पढ़े थे सब्स्टिट्यूट का। ठीक है, वो डायग्राम और ये डायग्राम में क्या फर्क है? तो एक ही कॉमोडिटी का एक बार डाउनवर्ड स्लोपिंग एक बार अपवर्ड स्लोपिंग, कौन सा सही है कौन सा गलत है? अभी हम लोग अपवर्ड स्लोपिंग पढ़े थे, सब्स्टिट्यूट का डायग्राम, यहां पे फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग दे दिया है, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ध्यान से देखो, क्या बनाया हुआ है? एक तरफ डिमांड फॉर टी और दूसरे तरफ प्राइस ऑफ टी ही दिया हुआ है। यहाँ पर प्राइस ऑफ कॉफी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वहां पर क्या दिया हुआ था? प्राइस ऑफ कॉफी दिया हुआ था, इसीलिए डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग हुआ था। यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हुआ? बिकॉज दोनों तरफ सेम कॉमोडिटी है, दोनों तरफ सेम कॉमोडिटी का डिमांड हमें दिया गया। ठीक है, अब अगर मैं टी को स्टडी कर रहा हूं, तुम सिंपल ये सब जो लिखा हुआ है इसको एक बार भूल जाओ। तुम मुझे बताओ, मैं कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट सब छोड़ दो, तुम मुझे बताओ अगर मैं टी को स्टडी कर रहा हूं, टी का प्राइस और टी का क्वांटिटी। ठीक है, टी में कोई भी चेंजेस नहीं आया था, ना उसका प्राइस चेंज हुआ था ना कुछ हुआ था।
कॉफी का प्राइस बढ़ा था तो टी के डिमांड में क्या इंपैक्ट आया होगा? टी का डिमांड बढ़ेगा। टी का डिमांड, देखो रुको एक सेकंड, प्राइस ऑफ टी 10 रुपए है, डिमांड फॉर टी 500 यूनिट्स है। मैं सिर्फ इसी को स्टडी कर रहा हूं, मेरे को कोई कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटीट्यूट से लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ एक ही कॉमोडिटी को स्टडी कर रहा हूं। अचानक से क्या हुआ, टी का डिमांड बढ़ गया, क्यों बढ़ा मुझे नहीं पता, अचानक से टी का डिमांड इंक्रीज हो गया, 500 यूनिट से कितना हो गया, 1000 यूनिट। प्राइस वही का वही था, 10 का 10 ही था, तो डिमांड क्यों बढ़ा होगा? कॉफी का प्राइस, और भी कुछ हो सकता है, सीजन वेदर आ गया होगा, सीजन वेदर मतलब बारिश का मौसम आ गया होगा, लोग चाय पीने लग गए होंगे, और कुछ आ गया, ठंडी का मौसम आ गया होगा, चाय पीने लग गए होंगे, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गया होगा, साइज अचानक से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया होगा, या अचानक से कॉम्पोजिशन शिफ्ट हो गया होगा पॉपुलेशन का, जिसके वजह से पीने लगे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो गया होगा, लोग चाय अफोर्ड कर पा रहे हैं तो पी रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। अब मुझे बताओ इस केस में मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होगा या शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा? शिफ्ट इन डिमांड, क्योंकि प्राइस वही है, खाली क्वांटिटी बदल रहा है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये कोई भी रीजन से चेंज हो सकता है, लेकिन रीजन प्राइस नहीं है, दिखाई दे रहा है प्राइस 10 का 10 ही है। तो जब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है, तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। अब चाहे वो किसी भी फैक्टर से हो, प्राइस ऑफ कॉफी की वजह से हो, या सीजन एंड वेदर की वजह से हो, या किसी के भी वजह से हो, लेकिन डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, तो वही डिमांड कर्व यहां पर बनाया हुआ है, क्योंकि यहां पर रीजन प्राइस नहीं है, यहां पर रीजन प्राइस नहीं है, यहां पर प्राइस वही का वही है। देखो खाली पहले क्वांटिटी 100 यूनिट था, अब क्वांटिटी बढ़ के कितना हो गया, 200 यूनिट। अब ये 200 यूनिट क्यों हुआ? हो सकता है कॉफी का प्राइस चेंज हुआ हो सकता है सीजन वेदर आया हो सकता है पॉपुलेशन चेंज हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बात? तो शिफ्ट हो गया हमारा डिमांड कर्व, पहले डी था, अब नया डिमांड कर्व क्या बन गया, D1 में। क्लियर है बात? ठीक है, तो सब्सटीट्यूट के केस में अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो ऊपर की तरफ जाता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। यहां पर एग्जांपल दिया, जैसे यहां पर देखो हम टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कॉफी का प्राइस, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो टी का डिमांड में क्या होगा, बढ़ेगा। अब कॉफी तो एक अदर फैक्टर हो गया ना इस केस में, टी का जब हम स्टडी कर रहे हैं तो कॉफी क्या अदर फैक्टर है, तो अब हो सकता है टी कॉफी के प्राइस की वजह से हो या किसी भी रीजन से हो, डिमांड कर्व क्या होगा, राइट साइड में मूव कर जाएगा, सेम लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर भी सिर्फ मार्किंग कर लो, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर सिर्फ डायग्राम पढ़ोगे, और ये साइड में जो छोटा सा है इतना पढ़ना है बस, मोर देन सफिशिएंट है, ओनली डायग्राम एंड जो 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम और 2 लाइन का जो एक्सप्लेनेशन है बस। सेम अप्लाइज टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके बाद देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये तो रुक गया, हाँ, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्रॉस रिलेशन, हमेशा क्रॉस बनाओगे, या एग्जाम में रिलेटेड गुड्स के बारे में पूछेगा तो हमेशा क्रॉस ही बनाना है। ये सिर्फ स्पेसिफिक केस में पूछेगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो बताओ टी में टी का डायग्राम क्या होगा, तो उस केस में ये बनाना है। और नॉर्मली अगर स्पेसिफिकली पूछेगा तो स्पेसिफिकली पूछेगा तभी। ठीक है, नॉर्मली क्या बनाओगे, नॉर्मली हमेशा क्रॉस रिलेशन का जो डायग्राम है, एक तरफ प्राइस ऑफ कॉफी, दूसरी तरफ डिमांड फॉर टी, जो नॉर्मल रिलेशन होता है वही बनाओगे। क्रॉस रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग, क्रॉस रिलेशन का ही डायग्राम जो इसके ऊपर पढ़े थे वही बनाओगे, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पूछा जाता है, नॉर्मली ये पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो जो क्रॉस रिलेशन है वही पढ़ो, वही मोर देन सफिशिएंट है। अगर इसको पढ़ना चाहो तो साथ में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो इसके बाद नॉर्मल गुड्स है और उसके बाद ये एक क्लास और हमें लगेगा, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री से नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू कर लेंगे, जब एक क्लास लगना ही है तो इस टॉपिक को भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन कृष्णा, श्रद्धा और वंशिका, स्कूल में क्या क्या पढ़ाए हैं अभी तक? स्टैट्स चालू किए हैं, ठीक है, और